नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार में कल हुए पहले चरण के बम्पर मतदान के बाद सभी दल अपने अपने पक्ष में हुए मतदान के दावे कर रहे हैं, तो दूसरे चरण के लिए जमकर प्रचार में भी लगे हुए हैं। कैसा रहा आज में बिहार में आज चुनाव प्रचार और किन मुद्दों पे हुए वार पलटवार, दिखाएंगे खबर विस्तार से। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर आज पूरे देश में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के साथ काटछाट की थी और आज भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ काम कर रही है। इस मुद्दे पर करेंगे आज हम विस्तार से चर्चा। होगी बात कर्नाटक के गन्ना किसानों के आंदोलन की भी, इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक वर्ष तक चलने वाले स्मरण उत्सव का किया उद्घाटन। कहा, वंदे मातरम के टुकड़े किए जाने वाली कांग्रेसी विभाजनकारी सोच आज भी चुनौती। बिहार में दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस आरजेडी पर तुष्टीकरण, घुसपैठ, परिवारवाद का लगाया आरोप। कहा, जंगल राज वाले सिर्फ बर्बादी और बदहाली के प्रतीक। बिहार में दिग्गजों का सियासी घमासान। एनडीए की ओर से अमित शाह, नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम स्टार प्रचारकों ने संभाली कमाल। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की चुनावी रैलियां। कर्नाटक में किसानों की मांग नहीं हुई पूरी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गन्ना किसानों को 3500 की जगह 3300 रुपए प्रति टन देने का किया वादा। किसानों का आंदोलन अभी जारी। और 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी की मेजबानी के लिए तैयार है गोवा। 20 नवंबर से शुरू हो रहे इफी में जुटेंगे दुनिया भर के सितारे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा, फिल्म महोत्सव दुनिया भर के क्रिएटर्स के लिए सेतु का करेगा काम। आप अब देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 1937 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के महत्वपूर्ण छंदों को हटा दिया गया था, जिससे विभाजन के बीच बोए, और ऐसी विभाजनकारी मानसिकता देश के लिए आज भी अभी भी चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक साल तक मनाए जाने वाले स्मरण उत्सव की आज शुरुआत करते हुए ये बात कही है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बन गया। इससे हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त किया है। वंदे 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 मातरम, ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। यह हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है। रोम रोम रोमांचित कर मन को उल्लास से भर देने वाले वंदे मातरम का 150वां स्मरणोत्सव उस दौर को जीवंत बनाता है जब देश गुलामी के कालखंड में अपने सांस्कृतिक धरोहर के जरिए नए अस्तित्व को गढ़ रहा था। आज जब स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया, तब यह उम्मीद की गई कि यह देश की अप्रतिम विरासत को आगे ले जाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वंदे मातरम गीत ने अमरत्व को प्राप्त कर लिया है और यह गीत हर दौर में प्रासंगिक है। हालांकि उन्होंने उस विभाजनकारी सोच पर जोरदार हमला बोला। दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को
उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्सव इस साल 7 नवंबर से अगले साल 7 नवंबर तक चलेगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को लिखा था। पीएम ने वंदे मातरम 150.in वेबसाइट की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल आजादी का गान ही नहीं बना, बल्कि इसने आजाद भारत का सपना भी प्रस्तुत किया। वंदे मातरम ने हर भारतीय की भावना को व्यक्त किया, आजादी की लड़ाई में नई चेतना भरी। उन्होंने कहा कि मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियों में भारत की चेतना अलग है और उसकी अवधारणा भी अलग है। राष्ट्र को एक जियो पॉलिटिकल एंटिटी मानने वालों के लिए राष्ट्र को मां मानने का विचार हैरानी भरा हो सकता है, लेकिन भारत अलग है। भारत में मां जननी भी है और मां पालनहारिणी भी है। अगर संतान पर संकट आ जाए तो मां संहारकारिणी भी है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति स्वरूपा नारी मानने का ये विचार, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। हम फिर ऐसे भारत का सपना देख पाए जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के संबोधन को छात्रों ने भी सुना और अपने अनुभव साझा किए। IG स्टेडियम गए थे, जहाँ पे हम पहली बार मोदी जी से मिले और उनकी हमें स्पीच बहुत अच्छी लगी। उन्होंने हमें नेशनल सॉन्ग के बारे में बताया, हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। एंड हमें कई सारे एक्सपीरियंस मिला, जैसे कि हम पहली बार मोदी जी से मिले थे तो एंड उन लोगों ने कई चीज़ों को लॉन्च भी किया, जैसे एक कॉइन उन्होंने लॉन्च किया था जो कि एंड लाइक ये वाला एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। लाइक ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा कि वो मोदी जी से मिल रहे हैं एंड वो एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत बढ़िया। नेशनल सॉन्ग की जो भी हिस्ट्री है, उनकी अतीत के बारे में, कितने लोगों का बलिदान है उसके अंदर और कितने लोगों ने उसको बनाने में कितनी मेहनत करी। मेरे को वापस सर इतने सारे लोगों के बीच में मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुनने में सर बहुत मजा आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि हम सबको मिलकर इस सदी को भारत की सदी बनाना है। उन्होंने नकारात्मक सोच वाले लोगों से सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि इनकी शंका पैदा करने की कोशिश को नाकाम करना होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का मूल भाव भारत और मां भारती है, भारत की शाश्वत संकल्पना है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी एक सांस्कृतिक पहचान बनाई, ताकत और नैतिकता के बीच संतुलन बनाया। भारत की यह संकल्पना उसकी वैचारिक शक्ति है। ब्यूरो इनपुट के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जहां देश आज वंदे मातरम के 150वें साल को लेकर जश्न मना रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर भी राजनीतिक बयानबाजी करके विवाद पैदा करने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर वंदे मातरम को काटने छाटने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी आरएसएस वंदे मातरम का सम्मान नहीं करते हैं। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस की विभाजनकारी नीति पर जोरदार हमला बोला और देश की अखंडता से समझौता करने का कांग्रेस पर आरोप लगाया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके विभाजनकारी नीति पर हमला बोला और कहा कि नेहरू के समय वंदे मातरम के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की गई थी और आज भी कांग्रेस उसी विभाजनकारी मानसिकता से काम कर रही है।
इस बीच वंदे मातरम के 150 साल के मौके पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान जारी करके आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है, आरएसएस और बीजेपी ने कभी अपनी शाखाओं या कार्यालयों में वंदे मातरम या जनगण मन का गायन नहीं किया। आरएसएस ने वंदे मातरम से दूरी बनाए रखी है। उसके किसी भी ग्रंथ या साहित्य में इस गीत का उल्लेख तक नहीं मिलता। जहां कांग्रेस अध्यक्ष ने वंदे मातरम को लेकर बयान दिया है, तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार वंदे मातरम को छोटा करने का फैसला किया गया था। ये पहले 2 या 3 स्टैंजास जो हैं वो अपने में ही बहुत माँ भारती की वंदना करते हैं, वो पर्याप्त है। और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी गीत जिसको राष्ट्रीय स्तर पर या किसी अधिवेशन में गाया जाता है 10-10, 5-5, 8-8 मिनट नहीं गा सकते। जैसे राष्ट्रगान जब किया गया, अगर आप पूरी वो कविता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गाएंगे तो उसमें शायद 7-8 मिनट लग जाएंगे। 7-8 मिनट का क्या राष्ट्रगान हो सकता है? इसलिए कुछ स्टैंजाज उसमें चुने गए। ये एक व्यवहारिक पक्ष भी होता है और उसमें एक संवेदनशीलता का पक्ष भी होता है। कांग्रेस की बयानबाजी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की विभाजनकारी नीति पर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा देश को बांटने का काम किया है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष को इस अमृत काल में एक अमृत उत्सव के रूप में मना रहा है, वहीं कुछ लोग इसको भुलाने का प्रयास कर रहे हैं, मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी सरकारों में, स्कूलों में इसको अनिवार्य नहीं रखा गया, सचिवालय से इसको हटा दिया गया। उन पार्टियों के कार्यक्रमों में वंदे मातरम का कोई स्थान नहीं है और ये दल कोई और नहीं, लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले परिवार और पार्टी ने वंदे मातरम को भुलाने का एक तरह से संयोजित तरीके से प्रयास किया गया है। जबकि स्वतंत्रता सेनानी हो, युवा हो, उनको एकजुट करके क्रांतिकारी बनाने का काम और स्वतंत्रता संग्राम में उनको नई ऊर्जा देने का काम किसी ने किया था तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के वंदे मातरम गीत ने किया था। वंदे मातरम को जिस तरह से कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के उस वक्त के नेताओं के लिए और पर्टिकुलरली जो उस वक्त जिन्ना थे, उन्हें ऐतराज करके इसको कोशिश की थी बंद करने की। बंद तो नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद इसको जो है वो जो स्थान सम्मान जो मिलना चाहिए था उसमें बाधा पैदा की। बीजेपी बीते लंबे समय से कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के देश विरोधी बयानों को लेकर हमलावर रही है और कांग्रेस पार्टी पर देश की एकता और अखंडता के साथ समझौता करने का आरोप लगाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष वंदे मातरम पर सियासी महाभारत, क्योंकि आज 150 वर्ष पूरे होने का जश्न देश में मन रहा, लेकिन एक प्रकार से सियासी महाभारत भी दिखाई पड़ रहा है। आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, भाजपा पार्टी के प्रवक्ता हैं। राहुल लाल, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बलदेव भाई शर्मा हैं, पूर्व चेयरमैन नेशनल ब्रुक ट्रस्ट के और साथ ही साथ जाने माने इतिहासकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि सीधे तौर पे कहा गया आजादी से पहले की विभाजनकारी मानसिकता का ही असर है कि उस समय भी ऐसे काम किए गए कि वंदे मातरम के साथ में एक अन्याय हुआ, उसके साथ काटछाट छेड़छाड़ की गई और आज भी वो मानसिकता देश के लिए खतरा बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी, देखिए, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। और वंदे मातरम को लेके ना केवल कांग्रेस बल्कि जो तमाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो लोग बिल्कुल पूरे जोश खरोश में रहते थे। आप ये बताइए, अगर वंदे मातरम को सम्मान ना देना होता तो फिर 1937 के फैजपुर अधिवेशन में जो है कि क्यों कांग्रेस जो है कि इतना एक्टिव हुई, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया कि किस रूप में इसे कैसे स्वीकार किया जाए। तो कांग्रेस तो देखिए वंदे मातरम को लेकर बहुत गंभीर थी, लेकिन अब जबकि भारतीय जनता पार्टी को बिहार के चुनाव चल रहे हैं, प्रथम चरण में बड़ी राहुल जी सवाल ये है कि राहुल जी सवाल ये है कि अगर इतनी गंभीर थी कांग्रेस पार्टी उस वक्त, तो उसको एक कुछ हिस्सों को सांप्रदायिक बता के काट छाट क्यों की गई? तो सवाल ये पैदा होता है ना कि अगर वो राष्ट्रीय गीत का सम्मान था तो उसके कुछ हिस्सों को क्यों हटाया गया? सवाल ये है। मैं उसी सवाल की तरफ ही आ रहा हूं। उस समय देखिए एक कमेटी बनी थी, वहां पे फैजपुर अधिवेशन में एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी में
देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस थे, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये 4 लोगों की वो कमेटी बनी हुई थी और उसमें उन लोगों ने मिल के, देखिए सबों ने मिल के कहा कि भाई हम, कोई देश उस समय आजाद नहीं हुआ था, वो नागेंद्र, उस समय जो है कि आजादी की लड़ाई जारी थी उस समय जी। और एक उस सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। देखिए गीत कोई बहुत बड़ा नहीं किया जा सकता था। फिर हमारा देश जो है कि उसमें सांप्रदायिक सद्भाव को किस तरह से रखा जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को किस तरह से रखा जाए कि राष्ट्रीय भावना भी रहे, देश को आजादी में सारे लोग मिलकर मजबूती के साथ, ताकत के साथ संघर्ष करें। क्योंकि देखिए आगे के पंक्तियों में उसमें कुछ हमारे जो हिंदू धर्म के जो हमारे देवी देवतियां हैं, देवी देवता हैं, विशेषकर दुर्गा जी, उनके वर्णन थे वहां पे। तो इससे को लेकर कोई मतभेद की स्थिति ना हो, देश के राष्ट्रीय जो राष्ट्रभक्ति का मामला है वो आ जाए वहां पे, वो किया गया। आप बताइए इसमें क्या सुभाष चंद्र बोस की सहमति ठीक है, थी? बस सवाल यही उठता है कि आखिर माता दुर्गा के उस वर्णन को वहां से हटाने और काट-छाट को क्यों किया गया। मैं आता हूं आपके पास में डॉक्टर कौशल कांत जी। कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि साहब हम तो बहुत सम्मान करते थे और देश की आजादी का हमने सबसे ज्यादा बीड़ा उठा के देश को आजाद कराया और आज भी हम सम्मान करते हैं, उल्टा आप सम्मान नहीं करते वंदे मातरम का। आर्यन जी, मैं थोड़ा इतिहास को बताना चाहूंगा कि ये वंदे मातरम बना कैसे और क्यों आया और कहां तक पहुंचा। उम्मीद करूंगा थोड़ा सा समय मिलेगा अनइंटरप्टेड। 1763 से लेकर के 1820 तक देश में एक क्रांति हुई थी जिसको सन्यासी क्रांति कहते हैं या भिक्षु क्रांति कहते हैं, या जिसमें नागा साधुओं ने सब पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने मिलकर के 1766 में कैप्टन मैकेंजी को हराया था, लेफ्टिनेंट कीट्स की हत्या की गई थी, मार्टेल नाम का एक अधिकारी था जिसकी हत्या की गई थी साधुओं के द्वारा, क्योंकि वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहे थे। 1771 में क्या हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग नाम के एक लेफ्टिनेंट को भेजा गया साधुओं को खत्म करने के लिए, और जो आज का मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर है वहां पर साधुओं का कत्लेआम किया गया। उस कत्लेआम के ऊपर एक मूवी बनी और गुरुकुल उसी के साथ साथ बंद कर दिए गए, क्योंकि साधु लोग वहां रहते थे, उसमें सब सारे गुरुकुल बंद किए गए। और उसी पे बेस्ड एक उपन्यास लिखा गया जिसका नाम है आनंद मठ। उसके पहले वंदे मातरम लिखा जा चुका था, आनंद मठ में इसको शामिल किया गया जी। 1870 में बना, 1882 में आनंद मठ में शामिल किया गया और 1896 में पहली बार टैगोर साहब ने कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में इसको पूरा जैसा था वैसा गाया था जी, बिना काट छांट के। उसके बाद 1905 में इसको एक वंदे मातरम को एक राजनीतिक नारा बनाया गया। उसके साथ साथ वहीं से जब कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया जी, मोपला कांड के खिलाफ रहे, उन सब चीजों को लेते हुए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और जब 1937 का समय आया, जो 26 अक्टूबर की बात कर रहे हैं राहुल लाल जी 26 अक्टूबर के पहले एक पत्र जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इसमें कोई काट छांट ना हो। वो लेटर आपको अवेलेबल है, जाके पढ़िए। उसके बाद पहली बार तुष्टीकरण के चक्कर में जी, ये कहते हैं ना कि राजनीति में धर्म का प्रभाव नहीं होना चाहिए, पहली बार धर्म के प्रभाव के चक्कर में एक राजनीतिक गीत का बदलाव किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, ओके। और उसके बाद हाँ, वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई। ठीक, कौशल जी, आपने काफी विस्तार से इस बात को रखा। बलदेव भाई शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, इतिहासकार और पूर्व चेयरमैन एनबीटी के। बलदेव भाई जी, इसका ऐतिहासिक जो पहलू है वो आपके माध्यम से आना जरूरी है कि आखिर उस वक्त के तमाम फैक्ट्स क्या हैं जिसके चलते ये पूरी बात हुई, और आज जब उसकी डिबेट हो रही है तो उसका सही परिप्रेक्ष्य भी लोगों को समझ में आए। देखिए, इतिहास को हम अपनी सुविधा के हिसाब से बदल नहीं कर सकते। राहुल लाल जी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस का समर्थन था इसमें कुछ हिस्सों को काट देने के लिए, जबकि कौशल जी कह रहे हैं कि एक पत्र मौजूद है सुभाष चंद्र बोस का लिखा हुआ, जिसमें उन्होंने इस बात पर आपत्ति नेहरू जी से जताई है कि वंदे मातरम में काट छांट क्यों की जा रही है। तो अपनी सुविधा के हिसाब से हम चीजों को तोड़ मरोड़ कर नहीं रख सकते। और कांग्रेस हर चीज को जो भारत की राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी हुई है उसे सत्ता और भोग
कि स्वार्थ के हिसाब से आंकती रही है। और ये जो भाईचारे की बात की जाती है, ये भाईचारा केवल हिंदू मुस्लिम के बीच में क्यों कराया जाता है? पूरा देश एक है। और वंदे मातरम में दुर्गा की उपस्थिति पर इनको आपत्ति है जी। दुर्गा के बिना तो भारत की पहचान ही नहीं है। दुर्गा के बिना तो आप भारत के पूरे व्यापक रूप को नहीं देख सकते। दुर्गा दश प्रहरण धारिणी जी, ये जो वंदे मातरम बलदेव भाई जी, में कहा गया लेकिन है, बलदेव भाई जी, उनका एक तर्क ये है कि उस वक्त आजादी की लड़ाई चल रही थी, इसलिए सबका एक मत बना रहे, इसलिए उस दुर्गा जी के वर्णन को हटाया गया। वो उस वक्त की व्यवहारिक जरूरत का वो एक तरीके से लॉजिक दे रहे हैं। नहीं, व्यवहारिक जरूरत हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो भारत में तो धरती को माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या कहा गया है, ये अथर्ववेद में आया है। तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से लोग दुर्गा का विरोध करेंगे ऐसा क्यों मान रहे हैं? जब पूरा वंदे मातरम है तो उसको पूरा गाइए। ये तो आप जबरदस्ती लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं कि हमें इन आधार पर विरोध करना है, ये ठीक नहीं है। जब राष्ट्र की हम बात करते हैं तो फिर उसमें कोई जाति पंथ मजहब बिल्कुल नहीं आता है। और ये भारत में ही क्यों आता है? दूसरे देशों में तो जो मुस्लिम समाज है वो वहां के नियम कायदे संविधान के अनुसार जीता है, लेकिन भारत के नेताओं ने, विशेषकर कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने ये जो मुस्लिम समुदाय है ये भारत का राष्ट्रभक्त समुदाय है, लेकिन उसके दिमाग में अल्पसंख्यकवाद के नाम पर इतना जहर भर दिया है कि उसमें से अनेक लोग इसका लाभ उठाकर ठीक बात है, क्योंकि मूल एक सवाल पे लौटते हैं। राहुल लाल जी, मूल सवाल ये है कि आजादी की, ठीक है बलदेव भाई जी, राहुल लाल जी, सवाल मूल ये भी मैं आता हूं कौशल जी, आपके पास भी आता हूं। राहुल लाल जी, मूल सवाल ये है कि उस वक्त की कांग्रेस भी कुछ लोगों के दबाव के आगे झुकी और आज की कांग्रेस भी अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ लोगों के आगे झुकती है। ये एक मूल सवाल है। कांग्रेस की उस वक्त की विचारधारा जो विभाजित करने को लेकर थी, जिसकी वजह से एक तरीके से तमाम विभाजन हुआ, और आज तक उसी नीति पे वो काम कर रही है। मूल सवाल ये है और यही आरोप लग रहा है आप पे। देखिए आर्येंद्र जी, ना तो उस समय कांग्रेस दबाव में थी ना अभी कांग्रेस दबाव में है। सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, जो तथ्य कौशल जी ने रखा, भाई आप वो चिट्ठी उस बैठक के बाद की चिट्ठी थी कि पहले की चिट्ठी थी? आप पहले उसके ऊपर ध्यान दीजिए। पहले की डेट मैं वही कह रहा हूं, पहले की, सुन तो लीजिए। लेकिन जब बैठक में वहां पे तर्क रखे गए, तमाम तरह की चीजें हुई, यही बात मैं कह रहा हूं, वो चिट्ठी बैठक की पहले की चिट्ठी है। बैठक के बाद वो निर्णय जो है उसमें जो तमाम सदस्यगण थे उनके सहमति के साथ हुई है वो निर्णय, तो उस तर्क से सब लोग सहमत हुए। और एक चीज मैं और कहूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं 1937 की यह घटनाक्रम है, 1937 की, 1940 में वीर सावरकर, मैं तो देखिए पूरे श्रद्धा के साथ वीर सावरकर कह रहा हूं, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई फिर आगे चल के। तो जिस मुस्लिम लीग के ऊपर आरोप लग रहा है कि मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस तक झुक गई थी और राष्ट्र वंदे मातरम को छोटा कर दिया था, अब उनके दबाव में कौन थे और कौन मिलकर सरकार बना रहे थे अलग अलग जगह। ठीक है कौशल कांत जी, वो कह रहे हैं कि साहब दबाव तो था नहीं, और जिस चीज का आप विरोध की बात करते हैं वो तो सहयोगी के तौर पे आपके साथ में। कौशल जी देखिए राजीव लाल जी को जवाब देना, लाल साहब को जवाब देना चाहूंगा राहुल जी को। राहुल जी, मैं मान सकता हूं कि उस समय की परिस्थिति में देश की आजादी के लिए मुस्लिम लीग के दबाव में आजादी का लड़ाई चलती रहे, आपने उनकी बात मान ली। पर जब देश उसी प्रेशर के, उसी ग्रुप के प्रेशर के दबाव में, जिन्ना के दबाव में, मुस्लिम लीग के दबाव में, धर्म के नाम पे दो हिस्सों में बट गया, तो जब 1950 में संविधान बन रहा था तो आपने पुराना क्यों नहीं अडॉप्ट कर लिया? इसका जवाब आपके पास नहीं है। इसका भी जवाब आपके पास नहीं है। सुनिए ना सर, सुन तो लीजिए राहुल जी, आता हूं आपके पास जी। फैक्चुअली बात करते हैं। उसके बाद जब वंदे मातरम मेन गीत था और सब लोग उसको लेके चल रहे थे, तो आपने मोपला कांड में जाकर के दंगाइयों के साथ खड़े हुए, कांग्रेस खड़ी हुई। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, जो धार्मिक आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन ऐसे पढ़ाया गया है हमें इतिहास में जैसे कि अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन पढ़ा गया हो। ऐसा नहीं था। वो हम सबको पता है, खिलाफत खलीफा के समर्थन के लिए आंदोलन था। कांग्रेस क्यों उसके समर्थन में आई? धर्म की वजह से समर्थन में आई। कांग्रेस ने हमेशा धर्म के दबाव में राजनीति की है, इससे बड़ा तुष्टीकरण कुछ नहीं हो सकता। बलदेव भाई शर्मा जी, सवाल यह है कि क्या आजादी से पहले, आजादी के वक्त और आज भी एक इस प्रकार की राजनीति है जिसमें धर्म या वोट की राजनीति के चलते कई बड़े फैसले लिए गए थे तब उस वक्त को लेकर?
देखिए, ये जो भारत की राजनीति में सेकुलरवाद शब्द का उदय कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने मिलकर किया, इसने पूरे भारत की राजनीति को इतना विषैला बना दिया है कि नेताओं की जो सोच है वो किस कदर हो गई। मैं एक उदाहरण छोटा सा आपको देना चाहूंगा। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ और दंगे के बाद उत्तर प्रदेश में उस समय जो अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने मुस्लिमों को दंगा पीड़ित घोषित करके उनको मुआवजा देने की घोषणा कर दी सरकार ने। लेकिन जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस पर सरकार को फटकार लगाई कि दंगे में केवल मुस्लिम पीड़ित कैसे हो सकते हैं, दंगे में तो कोई भी समुदाय पीड़ित हो सकता है, और सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। तो किस तरह इस देश में स्वाधीनता के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया, जबरदस्ती आप वोट की राजनीति करके मौलानाओं और मौलवियों के दबाव में भारत की राजनीति को कलुषित कर रहे हैं। यही वंदे मातरम के साथ हुआ। इतिहास लिखते समय कैसी कैसी मक्कारियां इस देश में की गई। जहां मैं एनबीटी में था, उसी में मुझसे पहले एक चेयरमैन थे, बड़े विख्यात अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के इतिहासकार, उन्होंने एक किताब लिखी है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। आप देखिए उस पुस्तक में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सबको रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट लिखा गया है बाकायदा। एक पुस्तक एनबीटी से ही उनकी प्रकाशित हुई, सांप्रदायिकता। उसमें पहली लाइन ये है कि भारत में सांप्रदायिकता का जहर आरएसएस और बीजेपी ने फैलाया। ये जो मानसिकता है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की मानसिकता है। ठीक है राहुल लाल जी, सवाल ये है कि तब से लेकर आज तक भी जो मौजूदा वक्त की सियासत है, उसमें कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी लगातार तुष्टीकरण के आरोप से घिरते रहते हैं, और आज के वक्त में भी ये सवाल मौजूद तौर पे आप पे लगाया जाता है। राहुल जी, छोटा सा जवाब। मैं आपके सवाल पे कहूंगा, लेकिन संक्षेप में कौशल जी ने जो कुछ तथ्य रखे थे कि 1950 में फिर इसको बड़ा क्यों नहीं कर दिया गया। भाई मैं तो कौशल जी से ये पूछूंगा, तो फिर आप जन गण मन को पूरा फुल विस्तार कब दे रहे हैं भाई? वो भी तब तो वो भी छोटे रूप में ही रखा गया है। देखिए, एक बार जिस चीज को स्वीकार कर लिया जाता है और जनता के बीच में चली जाती है और वो हमारे आजादी की लड़ाई का मुख्य बन जाता है, तो क्या स्वतंत्रता आंदोलन के बाद फिर 1950 में परिवर्तन दिया जाता है, वो अच्छा लगता है। और दूसरी चीज, कांग्रेस के ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण जो आरोप है, वो आरोप बिल्कुल आरएसएस उसमें कोई नहीं है। और मैं तो मानता हूं कि तुष्टीकरण शब्द गलत है। अगर समूह देखिए हमारे यहाँ पे, तो आप देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 जो फंडामेंटल राइट है हमारा, उसमें अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार दिया गया है, और हर सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान रखें। तो ये दुनिया भर की जगह पे होता है, जो भी हमारे ठीक है कौशल जी, अगर ये संविधान संबद्ध अधिकार मिला है अल्पसंख्यकों को, उसका वो निर्वहन करते चले यार आजादी के बाद से लेकर अभी तक की सरकारों में, तो आप क्यों कहते हैं कि साहब वो तुष्टीकरण करते हैं? छोटा सा जवाब कौशल जी। राहुल जी, जब वो अधिकार दिए गए थे, उस समय हमारे संविधान में मूल स्ट्रक्चर के अंदर सेकुलर शब्द नहीं था। असली संविधान तब बनता अगर आपने सेकुलर शब्द हटाया, जोड़ा, तो ये दोनों हटा देते, पर आपने ऐसा नहीं किया। और दूसरी, बलदेव जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। बलदेव जी, जो काम मुलायम सिंह जी ने आजम खान के कहने पे किया था, उसी तरह का एक कम्युनल वायलेंस बिल कांग्रेस लाना चाहती थी, जिसमें हमेशा अल्पसंख्यक को ही बेनिफिट दिया जाता और जो बहुसंख्यक है उसके खिलाफ ही कार्रवाई होती। तो कांग्रेस का कैरेक्टर शुरू से लेके आज तक मुस्लिम तुष्टीकरण का हो गया। आजादी के पहले जो मुस्लिम लीग होती थी, वो आज की कांग्रेस हो गई है। समस्या ये है हमारी। ठीक है सर, फिलहाल वक्त इतनी अनुमति देना बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। खादी
सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दूं? आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। वंदे मातरम के 150 साल का जश्न आज पूरे देश में मनाया गया। विभिन्न राज्यों के शहरों में हुए कार्यक्रमों में तमाम केंद्रीय मंत्रियों समेत मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया तो देश की विरासत के प्रति सम्मान प्रकट किया गया। इन कार्यक्रमों में आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो वंदे मातरम का सामूहिक गान भी तमाम शहरों में देखने को मिला। देश भर में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। दिल्ली से लेकर हैदराबाद, गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक पूरे भारत में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। इस मौके पर देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति और एकता की भावना प्रदर्शित करती हुई संगीतमय प्रस्तुतियां दी गईं। साथ ही पूरे देश में जगह जगह वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पटना में स्वदेशी संकल्प पत्र से शपथ ली और देशभक्ति के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। 1936 में बर्लिन ओलंपिक की फाइनल के पहले अपनी ओलंपिक टीम ने, हॉकी की टीम ने जब सामूहिक वंदे मातरम गाया तभी ये निश्चित हो गया था देश जब भी आजाद होगा ये एक राजनीतिक सूत्र बनने की जगह पूरे देश को एक रखने का और देशभक्ति को हमेशा जगाने का एक कारण बनने वाला है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वंदे मातरम की वर्षगांठ पर चलने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की वर्षगांठ मनाई। देखिए, आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रभक्ति का ज्वार फूटा था जब हजारों लोगों की उपस्थिति में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरक उद्बोधन और वंदे मातरम का 150वां स्मरणोत्सव मनाया। Today it is with an immense pride and emotion that we have and we come together to celebrate the 150th glorious year of Indian's national song Vande Mataram। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। विदेशी हुकूमत ने 1905 में बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का दुस्साहसिक निर्णय लिया था। उस समय भी इस गीत ने पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करने की एक नई प्रेरणा दी। अपने मंत्रालय में वंदे मातरम का गायन किए हैं और इस अवसर पर मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम बोल के तभी के फ्रीडम फाइटर्स को मिली थी, देश के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए। मैंने खुद वही आह्वान किया, युवा और युवती ने वही वंदे मातरम सॉन्ग गा के वही स्फूर्ति के साथ
इस विकसित भारत में सहभाग होने का योगदान सभी का रहना चाहिए। इतना ही नहीं, जापान की राजधानी टोक्यो में भी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास से मनाई गई। टोक्यो में भारतीय छात्रों ने एक भव्य संगीतमय समारोह का आयोजन किया। इस तरह देश दुनिया में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालने से पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। और बात बिहार की करते हैं। बिहार के दूसरे चरण के लिए प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन के कुशासन पर हमला बोला और कहा कि बिहार की तरक्की को रोककर आरजेडी कांग्रेस ने बिहार को बदहाली की कगार तक पहुंचा दिया। पीएम मोदी ने राजद कांग्रेस पर तुष्टीकरण, घुसपैठ और परिवारवाद जैसे आरोप लगाए तो एनडीए सरकार द्वारा बिहार में किए गए विकास को गिनाया। पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए फिर से बिहार की जनता से एनडीए सरकार बनाने की अपील की है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने औरंगाबाद और भभुआ कैमूर में रैली की। उन्होंने मतदाताओं से सोच समझकर वोट डालने की अपील की। कहा कट्टा और करप्शन वालों से दूर रहें। साथ ही भरोसा दिलाया कि एनडीए गठबंधन सिर्फ घोषणाएं नहीं करता बल्कि अपने वादे पूरे करता है। ये लोग जो संविधान दिखाने वाले लोग हैं ना, उन्होंने सामान्य समाज के गरीबों की कभी याद नहीं आई। ये मोदी है जिसने सामान्य समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दे करके उनकी जिंदगी बदलने का काम किया है। हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करते, काम करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। बिहार में व्यापार और निवेश के लिए जंगल राज को उन्होंने घातक करार दिया। भभुआ की रैली में प्रधानमंत्री ने डालमिया नगर जैसे औद्योगिक शहर की बर्बादी के पीछे कुशासन का हाथ बताया। उन्होंने कहा जो डालमिया नगर अंग्रेजों के जमाने से रोजगार और उत्पादन का केंद्र था, वो चौपट हो गया। कुशासन की राजनीति आ गई, जंगल राज आ गया, फिरौती, रंगदारी, करप्शन, कट कमीशन, हत्या, अपहरण, धमकी, हड़ताल, यही सब होने लगा। देखते ही देखते जंगल राज ने सब कुछ तबाह कर दिया। दोनों ही रैलियों में प्रधानमंत्री ने राजद कांग्रेस के गठजोड़ को बेमेल बताया। उन्होंने कहा कि दोनों दलों को जनता के विकास की नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ की चिंता है। तुष्टीकरण, घुसपैठ, परिवारवाद को राजद और कांग्रेस दोनों बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में पंजों वालों से सतर्क तो रहना ही है, साथ ही लाल झंडों वालों से भी दूर रहना है। वो दिन भुलाए नहीं भूलते जब अंधेरा होने से पहले ही यहां सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। इस क्षेत्र की चर्चा देश और दुनिया में नरसंहारों के लिए होती थी। साथियों, जैसे ही जंगल राज की सरकार गई, नीतीश जी के नेतृत्व में आप सुशासन लाए तो नरसंहार की घटनाएं बंद हो गई। जब आपने दिल्ली में मोदी को बिठाया तो मैंने तय किया कि नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ करके रहूंगा।
प्रधानमंत्री ने एनडीए सरकार के सुशासन को और भी मजबूत करने की बात कही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अस्पतालों में दवाई और खेतों में सिंचाई की व्यवस्था एनडीए सरकार ही सुनिश्चित कर सकती है। निशान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आगे आपको दिखाएंगे बिहार में और भी तमाम स्टार प्रचारकों की धुआंधार चुनावी रैलियां, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दूं? आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न, नैनो शक्ति, नैनो DAP, इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न, नैनो शक्ति, नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 605। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात तो बिहार की करते हैं। बिहार के दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों के लिए 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले धुआंधार प्रचार जारी है। आज भी दोनों गठबंधनों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। एनडीए की ओर से अमित शाह, नीतीश कुमार, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े बड़े स्टार प्रचारकों ने कमान संभाली, तो महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैलियां की। दोनों ही गठबंधनों ने पहले चरण के मतदान में अपने अपने पक्ष में वोटिंग होने का दावा किया, तो अगले दौर के लिए जनता से समर्थन मांगा। बिहार में दूसरे दौर का प्रचार तेज। पार्टियों के दिग्गजों ने संभाली कमान। जनता को लुभाने की कवायद तेज। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ने के साथ ही दूसरे और आखिरी चरण के लिए चुनावी मुहिम चरम पर है। चुनावी रैलियों के मंच से वादे, सियासी हमले और नारों की बरसात हो रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए की ओर से तबातोड़ रैलियां कर महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा और एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में विकसित और आधुनिक बिहार बनाने के लिए मतदाताओं से वोट देने की अपील की। लालू जी के शासन में, राबड़ी के शासन में बारात आती थी तो बारात के साथ कट्टा लेकर आ जाते थे उगाही करने के लिए, विरोधी के लिए अपहरण होते थे, नरसंहार होते थे। ये जंगल राज ने बिहार के कल कारखाने बंद करे, व्यापार बंद करा, बिहार को गरीब बनाने का काम किया। हमारी बहनें बैठी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, बताइए नीतीश कुमार का
महिला रोजगार योजना में 10-10 हजार रुपया पहुंचा कि नहीं पहुंचा खाता में? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और आपको मैं बता दूं 11 तारीख को राजू तिवारी को चुनाव जिता के भेजना। 10 दिन के अंदर 75 लाख लोगों के बहनों के खाते में 2 लाख रुपए उनके स्वरोजगार के लिए पहुंचेगा और उनका विकास होगा। 1990 से लेके 2005 के बीच इस बिहार के अंदर 60 से अधिक जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई, 30,000 से अधिक अपहरण हुए। न व्यापारी सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित। जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। महागठबंधन की ओर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रचार की कमान संभाली। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने कई जनसभाएं कर रोजगार, पलायन और बदलाव के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। अरे 10,000 रुपए में आप देकर वो वापिस लेते हो और कहते हो आप बड़ा दुकान लगाइए, बड़ा किराना दुकान लगाइए, सीविंग मशीन लेंगे। ये बोलने के लिए आप क्यों होना? पैसे अगर हमारे हाथ में आए, हम खुद ये काम करते हैं। मेरा काम इसकी रक्षा करने का है, संविधान की रक्षा करने का है। मैं लोकतंत्र और संविधान का रक्षक हूं और मैं जहां भी बीजेपी नफरत फैलाती है वहां आपको राहुल गांधी मोहब्बत फैलाते हुए दिखेगा। तेजस्वी यादव कब कॉन्फिडेंट नहीं थे कि कल कॉन्फिडेंट दिखे आपको? ये लोग तो चुनाव के 6 महीना पहले, साल भर पहले ही कॉन्फिडेंट है कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ तो खड़े हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का, विकसित भारत। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं, 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ, करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज उत्तरी जिलों में किसानों द्वारा अपनी उपज के उचित मूल्य की मांग को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राज्य सरकार ने गन्ने की कीमत 3300 रुपये प्रति टन तय करने का निर्णय लिया है।
बेलगावी जिले के मुदगलागी तालुका में गुरलापुर क्रॉस पर गन्ना किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 9वें दिन भी जारी रहा। गन्ना किसान 3500 रुपये टन के गन्ना मूल्य की मांग कर रहे थे। ये विरोध प्रदर्शन बेलगावी, बागलकोट, विजयपुरा, हावेरी जैसे उत्तरी कर्नाटक के विभिन्न जिलों में हो रहा था। विरोध प्रदर्शन के तेज होने के साथ मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को किसान नेताओं और चीनी मिलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई थी। इस बीच ये खबर है कि कर्नाटक में गन्ना किसानों ने अपने धरने को वापस ले लिया है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन चला उसको लेकर कांग्रेस की किसानों को लेकर दोहरे रवैये का एक तरीके से सामना हुआ है, क्योंकि देश भर में कांग्रेस किसानों के हक की बात करती, लेकिन अपनी ही राज्य सरकार के द्वारा किसानों को अपने लिए आंदोलन करना पड़ा। ये तस्वीरें भी सामने आई। बात SIR की करते हैं। SIR 2.0 को लेकर कुछ राज्यों में राजनीतिक विरोध तेज होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने इसका खुलकर विरोध किया है, तो तमिलनाडु की DMK सरकार ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला पहले से ही सर्वोच्च अदालत में सुना जा रहा है। इस बीच बंगाल में SIR के मुद्दे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। TMC लगातार राज्य में SIR को बंद करने की बात कर रही है, तो BJP ने TMC पर देश विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। SIR पर सियासी घमासान जारी, SIR पर रोक लगाने की मांग। सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। गैर भाजपा राज्यों में SIR का विरोध तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल के बाद अब तमिलनाडु में भी SIR के खिलाफ आवाज उठने लगी है। तमिलनाडु की DMK सरकार ने राज्य में SIR कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट DMK की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में SIR पर अहम सुनवाई होगी। उधर पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर राजनीति बेहद गर्म है। ममता बनर्जी और उनके नेता SIR को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक बंगाल का हर व्यक्ति फॉर्म नहीं भरेगा, मैं खुद कोई फॉर्म नहीं भरूंगी। भाजपा ने राज्य सरकार पर दोहरी राजनीति का आरोप लगाया। मजबूरी में सब करते हैं। पहले SIR का विरोध किया, करने नहीं देंगे, जुलूस निकाला। जब लोग मान लिए और फॉर्म फिलअप करने लगे तो वो लाइन में पीछे आ गए। तो इनकी राजनीति ऐसी है, सुबह एक प्रकार बोलते हैं, शाम एक प्रकार बोलते हैं और किसी को खुश करने के लिए बोलते हैं और फिर पलट जाते हैं। SIR इज ए रेगुलर एक्सरसाइज, इलेक्शन कमीशन करती है। ये भी हो सकता है कि आगे इलेक्शन कमीशन तय करे कि रेगुलर इंटरवल पे करेंगे, होना भी चाहिए। हर रेगुलर इंटरवल में SIR होनी चाहिए, वो 5 साल की हो या 10 साल की हो, इलेक्शन कमीशन तय करे। बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी SIR का विरोध करने को लेकर ममता बनर्जी की आलोचना की है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि ये लोग अफवाहें फैलाकर और डरा कर लोगों को खुश करना चाहते हैं। अफवाह फैला के लोगों को डरा के कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं। हम तो पहली बात तो कह दिया कि जहाँ से भी हिंदू आएंगे उनको हम ठीक तरह से उनको सिटीजनशिप बना के वोट का अधिकार दिलवाएंगे, और जो भारतीय मुस्लिम हैं वो भी अपने अधिकार से वोट दे सकते हैं। इस बीच TMC के कई नेता विवादित टिप्पणी करने से भी बाज नहीं आ रहे। आज SIR का विरोध करते हुए TMC नेता कुणाल घोष ने कहा कि बॉर्डर की जिम्मेदारी BSF और गृह मंत्री अमित शाह की है। কার রক্ষার দায়িত্ব? অমিত শাহের রক্ষার দায়িত্ব। বর্ডার কে দেখে? BSF দেখে। বলছে রোহিঙ্গা আসছে, কোথা থেকে আসছে? মায়ানমার থেকে আসছে। ये साफ है कि भाजपा के विरोधी SIR को लेकर बौखलाए हुए हैं। ममता बनर्जी और विपक्षी नेताओं के बयानों से उनकी चिंता और हताशा साफ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में शामिल भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 56वें संस्करण का आगाज होने जा रहा है। 20 से 28 नवंबर तक गोवा के पणजी में होने वाला ये महोत्सव इस बार फिल्म निर्माण की असाधारण उपलब्धियों का उत्सव मनाएगा। 9 दिनों के इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कार्निवाल में भारत और दुनिया भर के तमाम सिने प्रेमी जुटेंगे। आप देखिए इस खबर को, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। गोवा सज चुका है, एक बार फिर तैयार है भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े मंच की मेजबानी के लिए। 20 नवंबर को भव्य परेड और रंगारंग कार्निवल के साथ इफ्फी 56 की शुरुआत होगी। इस परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सिनेमा का शानदार सफर जीवंत रूप में दिखेगा। इस साल इफ्फी में क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का अनोखा मिलन होगा। खासकर फिल्म निर्माण में AI की बढ़ती भूमिका पर विशेष फोकस रहेगा। Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision, Nari Shakti. So this year, almost 50 women film director. We want to give an equal opportunity. 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें 13 वर्ल्ड प्रीमियर, 4 इंटरनेशनल प्रीमियर और 44 एशियन प्रीमियर शामिल हैं। इसके अलावा 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 5 महाद्वीपों की 32 सर्वश्रेष्ठ फिल्में हिस्सा ले रही हैं। इफ्फी का उद्घाटन ब्राजील, मैक्सिको और चिली की संयुक्त प्रस्तुति द ब्लू ट्रेल फिल्म से किया जाएगा। वहीं स्पेनिश फिल्म सीरात मिड फेस्ट फिल्म होगी, जबकि अ यूजफुल घोस्ट के साथ महोत्सव का समापन किया जाएगा। फिल्म महोत्सव में इस बार फोकस देश जापान है। इफ्फी 2025 में सुपरस्टार रजनीकांत के भारतीय सिनेमा में 50 साल पूरे होने पर भी विशेष जश्न मनाया जाएगा। We are trying to bring the glory back to the International Film Festival of India. This year, Indian films in Australian box office made more money than Hollywood films in Australia. When you come and you see films from all over the world and from within India, and this question of diversity and inclusiveness is so real, because you're coming there and you're watching films made by people who belong to a different culture, and they're telling you a different story. And so the idea that if everybody can tell each other their stories, we are going to be a much more peaceful nation, we're going to be a much more peaceful society, we're going to be a much more peaceful world. We have to keep on doing, because that's what films festivals are meant for. भारतीय पैनोरमा में देश की श्रेष्ठ फिल्मों को जगह मिली है। फीचर सेक्शन की ओपनिंग फिल्म आमरण और नॉन फीचर सेक्शन की काकोरी से होगी। वेव्स फिल्म बाजार भी इस बार बेहद खास होने जा रहा है। 7 देशों और 10 भारतीय राज्यों की विशेष भागीदारी के साथ 9 क्यूरेटेड सेगमेंट्स, 21 मास्टर क्लासेस, 16 गाला प्रीमियर और 2000 से अधिक डेलीगेट्स महोत्सव में भाग ले रहे हैं। इंटरनेशनल कंपटीशन सेक्शन में फिल्म मेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ज्यूरी की अगुवाई करेंगे, जिसमें 3 भारतीय फिल्में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को टक्कर दे रही हैं। जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।